हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो है के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके, और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल, जब उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए बिके। और आज जब सूचना बाहर आई है, सारी सूचना नहीं आई है, अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो हैं। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो हैं उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके, और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल, जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें ज़रूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई। जो हमें समझ में आई है बात, अभी तक इसकी आप लोग और पुख्ता सूचना निकालिए, उनकी कमर, लोअर बैक में दर्द था, ये मेडिकल ग्राउंड था और उन्हें बेल दी गई। ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया और फिर जून 2023 में, 1 महीने के बाद रफली, वो अप्रूवर टर्न हुए, उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बॉन्ड की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये सारी सूचना को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है और जोड़ने की ज़रूरत है कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्या कहानी बता रही है ये, और जो हम देश में होता हुआ देख रहे हैं वो कैसे इन सब चीज़ों से, खेल के पैसे से जुड़ा है। हम सभी लोगों के, देश में जो भी नागरिक हैं, हम सभी के सूचना के अधिकार के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत ने, कपिल सिब्बल जी वो हमारे साथ शायद अभी जुड़ेंगे, इस पूरी बात को रखा, चर्चा की उस पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक बताया गया है और उसके साथ उसको लाने के लिए जो तमाम कानूनों को बदला गया था उसे गैर संवैधानिक बताया गया है, वो इसी बिना पे बताया गया है कि ये हमारे जानने के हक को, वोटर के जानने के हक का हनन करती थी ये स्कीम, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और सीधी बात यही है कि हम जब शुरू से कहते हैं, ADR हो, NCPRI हो, तमाम संस्थाएं हैं जो कहती हैं, जो मूवमेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल करप्शन जो है वो फाउंटेन हेड है हमारे देश में भ्रष्टाचार का, और वो इसीलिए होता है क्योंकि जो कंपनियां हैं वो पैसे देती हैं, अपने फ़ायदे के लिए चंदा देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिससे कि वो अपने फ़ायदे का काम करा सके, ना कि जनहित का काम कराएं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसमें वही कहा उन्होंने कि जो चंदा दिया जाता है, बड़ा चंदा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंपनियों द्वारा, कंपनियां अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए चंदा दे रही हैं। इसलिए
क्विड प्रो को की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर हम देखें कि क्विड प्रो को क्या है, वो एक तरह से हाईएस्ट बिगेस्ट टिकट करप्शन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो सूचना सारी बाहर निकलती आई है उसमें स्पष्ट है कि 95% के करीब जो बॉन्ड्स हैं वैल्यू टर्म्स में, वो 1 करोड़ मतलब सबसे हाई डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स बिके। और आज जब सूचना बाहर आई है, सारी सूचना नहीं आई है बाहर, लेकिन जो सूचना बाहर आई है उसमें ये समझ आ रहा है कि किस तरह से कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने और छोटी कंपनियों ने चंदा दिया है, पार्टीज़ को चंदा दिया है। और आज आप और हम उस सूचना के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ अभी कोशिश जारी है कि ये किस कारण से चंदा दिया गया था, क्विड प्रो को क्या था, वो कंपनियां क्या चाह रही थी, और जो पावर में पार्टीज़ बैठी हैं वो पैसा लेकर उनके लिए क्या कर रही थी। अब अगर हम लोग सूचना को देखें जो हमारे सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 के बाद की सारी सूचना जो है वो लोगों के साथ शेयर करी जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू SBI शेयर करें। ये सूचना जो है ये 12,500 करोड़ रुपए की सूचना है, जबकि पूरे बॉन्ड जो बिके हैं वो 16,500 करोड़ के करीब के बॉन्ड बिके हैं। तो इसका मतलब है कि 4,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड बिके उनके बारे में अभी भी हमारे पास सूचना नहीं है कि वो बॉन्ड किसने खरीदे। और ये सूचना जैसे हम देख पा रहे हैं कितनी ज़रूरी है क्विड प्रो को, भ्रष्टाचार, किकबैक्स, इन सब को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़रूरी है और जिसके लिए हमें आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, शायद कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी, कि ये जो 4,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जिनकी हमें सूचना अभी नहीं मिली है, जो 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे, वो भी पूरी सूचना हमारे सामने होनी चाहिए। सूचना क्या निकल के आ रही है, नितिन ने बहुत इसके बारे में चर्चा की, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर जो 3 या 4 मुख्य समस्याएं थीं उसके बारे में तो खुला हमें दिख रहा है कि कैसे जो चीज़ें हैं डॉट्स जुड़ रही हैं। अब वास्तव में क्या हुआ उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी, प्रोब होना पड़ेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि चंदा दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए कुछ ही दिन पहले या बाद में, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बड़े बड़े। तो क्या ये किकबैक्स है? ये एक बड़ा सवाल सामने आता है। इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है मामले के तह तक जाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ बेगिंग टू बी आस्क्ड। दूसरी चीज़, क्विड प्रो को और एक्सटॉर्शन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इतनी सारी कंपनियां हैं जहां पर ED के रेड होते हैं, CBI के रेड होते हैं, IT डिपार्टमेंट रेड करते हैं, और उसी दौरान कहीं ना कहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं। और कई जगह पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को दिए जाते हैं, जो सेंटर पे रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या ये एक्सटॉर्शन के लिए हो रहा था कि रेड इसलिए पड़वाए जाते हैं कि पैसे वसूली की जा सके, या इसलिए हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया लेकिन रेड जब हो रहे हैं उन पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दें जिससे कि मामला ठंडे बक्से में चला जाए या रफा दफा हो जाए। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। शेल कंपनीज़ की बात हुई, और ये बात भी शुरू से केवल हम ही नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, RBI ने लगातार ये बात अपनी कम्युनिकेशंस में लिखी, जो कि RTI लगाकर RTI के ज़रिए से निकाली भी गई थी कम्युनिकेशंस। उसमें RBI ने कहा कि सरकार ये कहकर बॉन्ड ला रही है कि हम काला धन ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये बॉन्ड तो काले धन को और भी बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? और इसके बारे में चर्चा मैं इसलिए कह रही हूँ ये कि आज अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट की बात करते हैं तो सरकार के हाईएस्ट
मिनिस्टर जो हैं वो आज ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से अच्छी जजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले के सिस्टम में चले गए हैं जब कैश होता था और इलेक्टोरल बॉन्ड से कैश ख़त्म हो रहा था। ऐसा नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा जो खेल है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी चर्चा करके उसको डॉक्यूमेंट किया है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सीधा पूछ लिया जब उन्होंने कहा कि कैश कम हो जाएगा इससे, उन्होंने कहा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी सब कैश से पैसा नहीं लेंगी, तो उनको कहना पड़ा कि नहीं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे तब भी पॉलिटिकल पार्टीज कैश के थ्रू पैसा ले सकती थी, तो जो कैश की पूरी पैसे आते थे वो वैसे भी चल सकते थे। इसका मतलब दूसरी चीज़, ये जो बॉन्ड्स हैं ये फॉरबिडन थे फ्रॉम ट्रेडिंग, लेकिन कोई सेफ गार्ड नहीं था। इसका मतलब ये कि कोई जाकर एक बैंकिंग चैनल से अपना KYC देकर बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड बिक सकता है फॉर अ कंसिडरेशन, तो किसी और के पास कैश है वो बॉन्ड को जाके खरीद लेंगे जिन्होंने परचेज किया। जो डोनर है डजंट हैव टू बी द परचेजर ऑफ द बॉन्ड। तो मतलब काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया था। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो क्लाइंटलिज्म हो गई। मतलब जो कंपनियां हैं वो पैसे दे रही हैं अपना काम कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो सत्ता में बैठी हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सबसे एक जो अहम सवाल है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए वो है इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है हमारे लोकतंत्र में, वो जो ये पूरा केस दर्शाता है। पहली चीज़, बार बार जो प्रशांत ने कहा, जो जगदीप जी ने भी कहा कि SBI ने आकर सूचना देने की बजाय कहा हम इलेक्शन के बाद सूचना देंगे 4 महीने बाद, क्योंकि हमें इतनी समय लगेगा सूचना आने में। और अब जब फटकार पड़ी तो चंद ही दिनों में सूचना बाहर आ गई। तो SBI किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, और SBI का क्या कैप्चर है? क्या सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या ये SBI इंडिपेंडेंटली और सही तरीके से काम कर रहा है? बड़ा सवाल। दूसरी चीज़, ED CBI हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ हैं जिनका काम है निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन करना। अगर ये पता चल रहा है कि ED CBI के छापे पड़ने के अराउंड ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर प्रशांत जी बात भी करेंगे कि हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि उनको भी तो पूरा क्या रोल था उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जजमेंट आया है, लेकिन क्या इस जजमेंट को आने में 7 साल लगने चाहिए थे? एक जनरल इलेक्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे के साथ 2019 में हुआ, फिर इतने स्टेट इलेक्शंस हुए हैं इस चंदे के साथ जो कि पूरी तरह से देश में लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अब जब ये जजमेंट आया है, बिल्कुल एक और चुनाव सामने है, जो पैसे बटोरे जाने थे वो बटोरे गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज नहीं सवाल उठ रहा कि इतना समय इतनी ज़रूरी जजमेंट देने में क्यों लगा? और ये सवाल भी हमें पूछते रहना होगा। और मैं केवल एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आज हम कह रहे हैं कि हर तरह से जो लोकतंत्र है उस पर प्रहार चल रहा है। और अभी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।